बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट की दुनिया से खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो वहां पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इसके अलावा कोई और चूँकि टॉपिक नहीं है उनके पास, तो इसी पर ही इसी को ड्रैग किया जा रहा है, इसी में कोई रद्दबदल किया जा रहा है, इसी को ही अब कह सकते हैं कि अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए जो क्रिकेट फैंस एंड डाई हार्ड क्रिकेट फैंस उनको लॉलीपॉप देने के लिए अब कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरह तीनों फॉर्मेट की टीमें भी अलग बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। वैसे भी साजिद खान तो T20 नहीं खेलते थे, नुमान तो T20 नहीं खेलते थे, और भी इस तरह के बहुत से प्लेयर हैं जो सिर्फ टेस्ट ही खेलते थे, T20 नहीं खेलते। लेकिन अब ये ऑफिशियल कर दिया गया है। चले, अच्छी बात है, क्लैरिटी आ गई है। आके जवेद साहब ने इशारा दे दिया कि टेस्ट और T20 के लिए अलग स्क्वाड बनेंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ, टेस्ट और T20 एक साथ नहीं खेली जा सकती। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मैं उनका साथ दूंगा। अच्छा जी, अब परफॉर्मेंस की बुनियादों पर लाखों रुपए जो है वो मुआवजे का नया निज़ाम आएगा। आप परफॉर्म करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। 40 लाख रुपए तक, आपको पता ना टेस्ट क्रिकेट वाले उसका उन्होंने कर दिया हुआ ट्रैक का, तो उन्होंने कहा कि अप टू 50 लाख हो सकता है, ये 48-50 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस देंगे। जब परफॉर्मेंस देंगे तो आपका रेट बढ़ेगा। ये सूरत हाल है। अब साथ ही साथ उन्होंने जो NOC वाला मामला था, हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट कह देते हैं कि जनाब NOC तो उनको फिर भी मिलने, लेकिन आखिर जब ऐसा तक वो बात पहुंची है, उन्होंने कहा कि ऐसे NOC नहीं मिलना, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको 6 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके आपको NOC मिल सकता है, फिर कहीं जाके आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब ये कंफर्म करना है कि साल में 6 खेलने या कहीं जिंदगी में 6 खेले हुए तो आपको हो सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात है, मेरा ख्याल लाइफ टाइम मेरा जिसने 6 मैचेस फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं वो एलिजिबल हो सकता है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, इस पर हम बात करेंगे। बहर एक चीज़ अच्छी उन्होंने कहा कि जो D कैटेगरी है ना, जो ये वाला ट्रैक है, इस पे हमारा पूरा फोकस है, क्योंकि ये न्यू टैलेंट है, इसी को हमने पॉलिश करके ग्रूम करके आगे लेके आना, जो पाकिस्तान नेशनल टीम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके। उसके बाद ये हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे से बात करेंगे। मेसी के 2 गोल ने अर्जेंटीना को राउंड ऑफ 32 में पहुंचा दिया। मेसी हुई पड़ी कल की। आज उम्मीद ये कर रहे हैं कि रोनाल्डो के फैन भी खुश हो जाए, क्योंकि गालिबन उज़्बेकिस्तान के साथ रात 10 बजे मैच है पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। रोनाल्डो का एक ही मैच देखने वाला है इसके पूरे दिन में, क्योंकि सीजनल फैन है, रोनाल्डो का नाम आता है, इसलिए 10 बजे का इंतजार किया जाएगा। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, और इरफान सईद ने मुझे ज्वाइन किया। अहमद सईद साहब, सर बिलाखिर वो आ गया वक्त, उन्होंने बता दिया कि टेस्ट और T20 नहीं चल सकते, और वो आपकी NOC वाली बातें सब उन्होंने फारिग कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आप परफॉर्म करेंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, NOC तब मिलेगा जब आप लीग क्रिकेट खेलेंगे। देखें, इससे एक बात तो वाज़ेह हो रही है, और वो ये हो रही है कि आपका शोभा इलाके जो साहब देखते हैं, बिल्कुल ऐसी। और क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो बात आप यहाँ करते हैं अगले दिन उसका रिस्पॉन्स मीडिया के ऊपर आया होता है। तो जाहिर है कि आकिब जावेद साहब इस किस्म के शोज़ को अगर रेगुलर सुनते हैं और फॉलो करते हैं अगर इन TV शोज़ को, तो इसका मतलब ये है कि वो इस बात से तो वाकिफ़ हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि हमारे अलावा भी और बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो यहाँ पर बैठ कर अक्सर बातें कर रहे होते हैं, और जाहिर है कि जो तबसरे और तज्जिए होते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि हम लोग बेहतर चाहते हैं क्रिकेट की। तो आकिब जावेद साहब का मसला मुझे लगता है कि ये नहीं है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है। उनका मसला ये है कि वो जो करना है उसको करना चाहते नहीं हैं, और वो करना चाहते इसलिए नहीं है कि अगर वो होना शुरू हो जाएगा जो होना चाहिए, तो फिर जाहिर है सबसे पहली बात जो होगी वो मेरिट की होगी। और जब चीज़ें मेरिट पर होना शुरू होंगी तो वो लोग जो पिछले 4-4, 5-5 साल से बगैर कुछ किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मुसल्लत हैं, बगैर कोई कारकर्दगी दिखाए, बगैर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बुनियाद पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी ना किसी अंदाज में वाबस्ता हैं। आकिब जावेद साहब अब एक नया जो है वो उन्हें आइडिया पेश किया है। देखें, ये ख्याल अगेन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऑन पेपर ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है कि जी हम तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग टीम बनाएंगे, और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने बात की, और जो लीग्स के बारे में हम कल बात कर रहे थे उसके लिए आकर उन्होंने एक ज़ाब्ता दिया, एक लाहे अमल दिया। तो ये सारी ये सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कि क्या इस तरह की तजावीज़ या इस तरह की बातें पहले यहाँ पर नहीं की जाती रहीं? पाकिस्तान क्रिकेट में मतलब एक से बढ़कर एक इंटेलेक्चुअल पाया जाता है, एक से बढ़कर एक जो है ना वो तजवीज़ यहाँ आती है, लेकिन सवाल ये है कि जब इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो फिर उस वक्त हमें इस सिस्टम के अंदर लूप होल नजर आते हैं। मसला ये है कि आप कोई भी ख्याल लेकर आएँ, कोई भी आइडिया लेकर आएँ, उसको जब तक इम्प्लीमेंट करने के लिए आप प्रोफेशनल्स नहीं लाएंगे उस वक्त तक काम नहीं होगा। आप ये जो पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता जो पाकिस्तान के सीनियर टीम के लोग हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के टैलेंट को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह यह है कि क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है। क्लब क्रिकेट जो रही सही बाकी क्लब क्रिकेट है जो पाकिस्तान में क्रिकेट होती है मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, उनमें जो कोचिंग का मयार है, उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मयार है, उनमें जो सहूलियात का मयार है, वो मेरे और आपके सामने है। तो जब तक स्ट्रीम लाइन्स नहीं बनेंगी, जब तक ग्रास रूट के ऊपर काम नहीं होगा, उस वक्त तक इन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर
हम इस तरह बैठकर तबसरे और तज्जिए तो कर सकते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर होने वाली नहीं है। क्रिकेट क्यों नहीं बेहतर होगी इरफान जहीर साहब? ये देखें ना, अब आकिब जावेद साहब ने सारा कुछ तो बता दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ट और T20 साथ नहीं चल पाएंगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उनको जो मेहनत करेंगे, पैसे मिलेंगे उनको जो मेहनत करेंगे, NOC वो उनको दिए जाएंगे, कुछ कंडीशंस ऐड कर दी गई हैं। तो इससे बढ़कर और वो क्या करेंगे मुल्क को कौम की खातिर? जान तो देने से रहे वो। देखिए हमजा, ये जो बात सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की है, मुझे लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, इसलिए मैं इसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अच्छा। क्योंकि चलें कुछ डिफरेंट करने की कुछ सोच लेके आए, कोई प्लान लेके आए, अनटिल अनलेस उसके अंदर अभी आई एम श्योर काफी लूप होल भी आएंगे, काफी आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी जो शायद एड्रेस करने वाली हैं। तो अभी उसको थोड़ा टाइम देते हैं, मेरा ख्याल है चलने दे। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ आप A कैटेगरी और B कैटेगरी को कह रहे हैं कि आपने डोमेस्टिक के मैचेस खेलने हैं, आपको C कैटेगरी को भी कहना चाहिए। हालांकि उसमें कहा जा रहा है कि वो लीग के लिए उनके NOC मिल जाया करेगा, तो उनके लिए भी आप मैंडेटरी कर दें। आई एम श्योर उसके ऊपर भी कोई जरूर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और कोई ऐसा लाए हम जरूर लेके आएंगे कि C कैटेगरी वाला भी उसके अंदर पार्ट बन रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक आपका फंडामेंटल है और फंडामेंटल के बगैर आप कोई भी स्पोर्ट या कोई भी जिंदगी का काम कर नहीं सकते। तो ये एक मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2-3 साल से ये बात की जा रही थी कि जी लड़के खेलेंगे, हमने ये देखा खेला कोई नहीं। अभी कहीं मैं पढ़ रहा था, सिकंदर बख्श साहब ने कहा है कि हमारे कोच माइक हैसन ने कहा है, क्योंकि वो भी आपको पता है सिकंदर बख्श साहब बोर्ड के साथ साइलेंटली काम करते रहे हैं और वो 3-4 मंथ से बोर्ड के साथ थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने देखा, माइक हैसन ने कहा जी लड़कों को जो डोमेस्टिक खेलने की जरूरत नहीं है। अगर तो उन्होंने ऐसा कहा है या नहीं कहा, तो फिर इसको मेरा ख्याल है बोर्ड की तरफ से भी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी या माइक हैसन की तरफ से भी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि क्या उन्होंने जो बात कही है या नहीं कही। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है। बाकी कुछ इकदाम ठीक भी हैं, कुछ पे अभी भी कंसर्न है। पैसों की जो अगर बात करते हैं, लास्ट टाइम दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A कैटेगरी नहीं थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पिछले साल किसी लड़के ने उससे प्रीवियस साल कुछ नहीं किया था तो आपने A कैटेगरी नहीं दी, तो अभी किसी ने कौन सा ऐसा चांद तारे तोड़ के ले आया है इस दफा, तो उससे भी बुरी परफॉर्मेंस है। तो अब किस बेसिस के ऊपर आप A कैटेगरी दे देंगे? लेकिन उसको फाइनेंशियल हिट A कैटेगरी तो मिल रही है। अब जो सुनने में आ रहा है कि वो A कैटेगरी के अंदर या B कैटेगरी के अंदर आपकी जो प्राइस मनी की जो ब्रैकेट है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की, वो मंथली आपको मिलेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 48 लाख, पहले वो समहाउ 60 प्लस था। तो एक तरफ आप A कैटेगरी तो दे रहे हैं, बट फाइनेंशियली आप उनको थोड़ा नीचे भी लेके आ रहे हैं। तो ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मेरा ख्याल है कि प्लेयर भी अपना कंसर्न रखेंगे और वो भी इस पर जरूर बात करेंगे। बट प्लेयरों का आप सब जानते हैं कि दे कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड और उनको शायद इतना नहीं मालूम होता। वो भी किसी लीगल एक्सपर्टीज के पास जाएंगे, एक्सपर्ट के पास जाएंगे। ये तो अहमद सईद कहते हैं कि ये डायरेक्ट 48 लाख है, हजे वेला बकरियां ने, ठीक है ना, ऊपर से पैसे जो है ना वो भी उन्होंने। तो ये ऐसी सूरत वो तो चलती रहती है, वो वेले नहीं रुकती, वो तो लंबा पूरा साल चलती है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि क्या ये जो प्लान है। अच्छा, मैं अगर आप इरफान भाई की मौजूदगी का फायदा उठा लूँ। इरफान भाई, ये जो मामला सारे आपने डिस्कस किए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले, मैंने अभी इसके ऊपर बात भी की है, मैं दोबारा ये बात करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर कमेंट करें। इससे पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े आइडियाज़ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आए हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि जो PCB की मशीनरी इस वक्त काम कर रही है, क्या वो इन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करवाने की कैपेसिटी भी रखती है कि नहीं रखती? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग, शायद 90% जो लोग अभी बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, दे आर नॉट कैपेबल। आप उनकी अप्रोच चेक कर लें, उनकी गेम अवेयरनेस चेक कर लें, उनकी सोच चेक कर लें, तो आपको नजर आएगा कि जो आपने एक बात कही थी शुरू में कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सहूलियात नहीं है, सब कुछ है। मतलब टॉप, अगर क्रिकेट के पास नहीं है तो फिर आप समझे दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। पाकिस्तान में तो सिर्फ एक क्रिकेट बहुत ही वाहिद इदारा है, किसी भी वाइड बोर्ड है जो प्रॉफिटेबल है। बाकी तो पाकिस्तान में कोई इदारा भी आपका प्रॉफिटेबल नहीं है। पैसा भी है, सहूलियात भी है, महंगे से महंगे कोचेज भी। हम तो मिनटोरों को 50-50 लाख देते हैं, तो इनमें से गुर्बत कहाँ से आ गई? तो सब कुछ है। अभी डॉक्टर जावेद को जो आप यूके से लेके आए हैं कि एक टॉप नॉच स्टेट ऑफ द आर्ट बंदा ऐसी चीजों को लेके चलेगा, तो किया जा रहा है। पॉइंट ये है कि जो लोग सराउंडेड हैं टीम के, वो कितने कैपेबल है। उसमें कोच भी आएगा, उसमें आपके सिलेक्टर भी आएंगे, नाम ले भी लेते हैं, कोई मसला नहीं है, सिलेक्टर भी आपके आते हैं। उसमें आपके कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो कितने कैपेबल हैं। अब जैसे वुमेन के हवाले से बात हो रही थी कि वहाब रियाज मैन टीम के साथ था 2024 में, वो पाकिस्तानी पहले राउंड में बाहर हो जाता है। उस टाइम चले समहाउ नाम दिया गया सीनियर मैनेजर का, वो चले जाते हैं। तो वो कैसे, किन बेसिस के ऊपर वुमेन टीम के साथ आ गए? किसी ने एक मीडिया पे ये बात की, ठीक है, सोशल मीडिया पे तो जरूर करते हैं।
हमारा मकसद उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात नहीं है, हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मैं प्रोसेस की बात करता हूँ, एक पाथवे की बात करता हूँ। अब बच्चों के पाथवे की तो बात सारे कर लेते हैं, अच्छा जी वो अंडर 19 खेला है, वो ए टीम खेला है, वो कैसे टीम में आ सकता है? तो भाईजान ये जो टीम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कोचेज हैं, चाहे मैनेजर्स हैं, चाहे सेलेक्टर्स हैं, इनका क्या पाथवे है? और अगर कोई आता है तो उसके पास कोई चेक करता है कि इसने अभी डोमेस्टिक के फलानी टीम के साथ फलाना काम किया। अब हमारा कोच माइक हेसन है, ये कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेला हुआ, एक मैच के अंदर इसने एम्पायरिंग की हुई है, उसका क्या क्राइटेरिया था कि वो पाकिस्तान टीम के साथ है? फिर इसी तरह बाकी जो लोग हैं, तो अगर आकिब जावेद की भी बात कर लेते हैं, वो आए हैं, वो उनके पास प्लान था, तो एक मेरा मानना ये है कि हर बंदे को आप एक सर्टेन टाइम दें, चाहे साल देना है, 2 साल देना है, 3 साल देना है, वो अनाउंस करना चाहिए कि भाईजान ये आपके पास टाइम है, आप अपना प्लान बताएं, अपना विजन बताएं। आप विजन लें, दुनिया को बताएं, मीडिया को बताएं, लवाम को बताएं कि जी ये बंदा इस प्लान के साथ आया, हमने इसको टाइम दिया है। डिलीवरेंस होती है, वेल एंड गुड, नहीं होती जी थैंक यू सो मच, आप जाएं। आप ये देखिए अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं है। हर बंदा ना आपको नजर आएगा वो टोपी घुमा रहा है, आपको 6 महीने एक प्लान लेके आएगा, आप कहेंगे अच्छा जी ये हो गया, अच्छा वो नहीं होता। पहला गल सी, मैं नवा तुम दसना हूं, नवा की प्लान आया, वो नई कोई चीज आइडिया आपके पास ले आएगा, आपको वो ट्रक की बत्ती के पीछे उधर लगा देंगे, फिर 6 महीने आप उसको देखते रहेंगे, फिर आपको नहीं हो इसके अंदर तो ये था। अब हम ना एक नई चीज लेके आए हैं। मैं अगेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मिनिमाइज या उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई क्लैरिटी है, चीजों की कुछ है, तो आप फिर उसको फुल थ्रोटल पे लेके आए। अभी जैसे एक सबसे बड़ा लूप होल जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर मैं हमेशा बात करता हूँ, शायद मेरे अलावा किसी ने इतनी बात नहीं, कैसे हो सकता है किसी इदारे का हेड ना हो, चीफ सिलेक्टर के बगैर कैसे हो सकता है? अब आके भाई ने उस दिन ये स्टेटमेंट दे दी है कि सिलेक्टर को ग्राउंड में जाके जरूरत नहीं है, डाटाबेस हो गया है, तो फिर वो 15% भी खत्म कर देना। आगे एंकर को ये काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था कि वो 15% क्यों है? अगर किस ग्राउंड पे, किस कंडीशन में, किस जगह पे उसने रन किए हैं या आउट किए हैं, वो किसने देखना है? वो टीवी पे तो नहीं पता चलेगा जब तक आप पिच पे नहीं होंगे। फिर उसके अलावा आपकी कंडीशन होती है, 100 मामला होते हैं, उस लड़के को जिसको आपने सेलेक्ट करना होता है उसका कंडक्ट देखते हैं, उसका ड्रेसिंग रूम में आप बैठ के देखते हैं वो क्या चीजें कर रहा है। उसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, आरपी सिंह ने 2 साल ट्रैवल किया ईशान किशन के साथ, जब वो उसके ऊपर बैन लगा और वो डोमेस्टिक में गया, उसने आपको याद होगा खेलने से रिफ्यूज किया था। 2 साल कंटिन्यूस ट्रैवल के साथ बाद उसने बताया कि ये लड़का हर लिहाज से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है, इसका बैन खत्म हो रहा है, इसको टीम में ले। और अब वो देखें T20 से शुरू होता है उसका जर्नी, ओडीआई की टीम में भी आ गया और वो मेरा ख्याल है बहुत जल्द आपको टेस्ट की टीम में भी आएगा। तो ये कुछ ये फंडामेंटल एग्जांपल देने की जरूरत ये है कि ऐसे ये गेम दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स गेम है क्रिकेट, ये मजाक नहीं है, ये कोई वीडियो गेम नहीं हो रही कि ऐसे हो गया अच्छा जी उसको देखना, अच्छा उसके ये रन है, उसके वो रन है। एक तो सबसे पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है, इसको लोग मेरिट पे लगाने हैं। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो अभी हमने लास्ट 4-5 साल में किया है, हमने कप्तान नहीं, हमने स्लेव्स तैयार किए हैं। आप यकीन करें, आपका कप्तान के डिसीजन, टेक्निकल और टैक्टिक्स सब देखते हैं ना आप, जितने भी 4-5 साल में आए हैं, जिस मर्जी का आप नाम ले लें, आपको लगेगा कि वो बेचारा पर्ची लेके आता है, वो कोच साहब ने जो कहा होता है उसको इसको ये वाला ओवर इसको देना है, इस बैटिंग ऑर्डर पे इसको भेजना है, इधर कवर इधर लेनी है, पॉइंट इधर खड़ा करना है। वो अक्ल का बंदा ये नहीं देखता कि यार अब सिचुएशन चेंज हो गई है, इस टाइम ये डिमांड कर रही है, इस टाइम बैट्समैन इधर स्ट्रगल कर रहा है। आपको किसी कप्तान के अंदर गेम अवेयरनेस नजर नहीं आ रही। दे जस्ट वेट फॉर द हैपनिंग। वो खड़े होकर सिर्फ सिचुएशन को वेट करते हैं, अच्छा जी कुछ होगा तो चलो देखते हैं, चलो जी नुमान साहब तुसी लग जाओ, मजदूर है वो, सुबह आए दिहाड़ी पे बॉलिंग कराने लग जाओ। वो बैट्समैन को उसको प्लान करके उसको कहीं ट्रैप करके आउट करने वाला माइंडसेट किधर है? वो आपको किसी जगह पे भी ना किसी बॉलर की नजर आता है, ना अनफॉर्चुनेटली कप्तान का था। कप्तान पे ऑनर्स ज्यादा इसलिए है, अभी आप फुटबॉल देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कोचेस का भी बड़ा रोल है, वो साइड लाइन पे खड़ा होकर चीजें स्ट्रक्चर कर रहा है। क्रिकेट में तो रोल खत्म हो जाता है, जैसे ही आप टॉस करते हैं, कोच इज इन द ड्रेसिंग रूम, वो कमांड जो है 8 घंटे जितना भी मैच का टेन्योर है, वो सारी कमांड उसके कप्तान के पास आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली जब आप वो मीडियोकर माइंडसेट वाले कप्तान रखेंगे, दिलेर नहीं होंगे, उसका एक बहुत बड़ा ये काउंटर आर्गुमेंट जरूर हो सकता है कि वो बेचारे अपनी नौकरी बचाते हैं, कप्तान भी अपनी नौकरी बचाता है। यार मैंने कोच को डिनाइल किया, इसकी ना मानी, इसी ने मुझे सेफ गार्ड करना है, ये ना हो कि ये मुझे निकाल दे। तो आपको इससे बढ़ना पड़ेगा, आपको काउंटर क्वेश्चन करने वाले लोग डालने पड़ेंगे सिस्टम में। वेरी अनफॉर्चुनेट है इरफान भाई कि इस तरह के ना तो सवाल होते हैं आगे से, और अगर सवाल हो भी जाए तो आपको पता है ना एक्रीडेशन का भी मसला है, वो कैंसिल कर देते हैं, बैन कर देते हैं और सारा कुछ हो जाता है। तो इस वजह से आप तो इस सारे सफ़र से गुजरे हुए
तो इसलिए तो जानते हैं कि ये इसलिए फिर अब आपके साथी जो है वो सवाल करने की जसारत नहीं करते, तो वेरी अनफॉर्चुनेट है, इस तरह से होना नहीं चाहिए था। बहरहाल हर किसी की ख्वाहिश है, कोशिश है कि क्रिकेट की बेहतरी हो, क्योंकि यही वाहिद खेल पाकिस्तान के पास बचा है, पाकिस्तान के अवाम के पास बचा है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है ये, इसको बचा लिया जाए तो हमारे सबके हक में बेहतर होगा। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, फुटबॉल पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हाँ, बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जिसमें आज रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच होने जा रहा है, पोर्चुगल वर्सेस उज़्बेकिस्तान। और ये सुनहरी मौका है रोनाल्डो की टीम के पास कि यहाँ से फातिहाना आगाज़ करे और आगे राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई करके आगे की जो गेम है वो बेहतर अंदाज में खेले। इसके साथ साथ इंग्लैंड वर्सेस घाना का मैच है, पैनामा वर्सेस क्रोएशिया का मैच है और कोलंबिया वर्सेस कॉन्गो का मैच है। ये 4 मैचेस आज खेले जा रहे हैं। मुझसे सब कल कौन कौन से मैचेस जीते, कौन सी टीम तगड़ी रही, किसका पलड़ा भारी रहा, और आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओपोनेंट तो तगड़ी टीम नहीं है, लेकिन हम तो लास्ट टाइम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन साइडेड मैच हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मेरा ख्याल है कि आज जो है वो मैचेस से ज़्यादा बड़ी बात जो है वो तो यकीनन ये है कि लियोनेल मेसी ने जो है वो एक और रिकॉर्ड बना दिया है। अच्छा। और हम जब भी फुटबॉल की ट्रांसमिशन करते हैं, मेरा ख्याल है कि उस ट्रांसमिशन के अंदर 2 नाम कंसिस्टेंट होते हैं, एक मेसी और एक रोनाल्डो। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मेसी और रोनाल्डो की जो डिबेट है उसमें इस वक्त अगर हम बात करें फैक्चुअल बेसिस के ऊपर, ऑन पेपर अगर हम बात करें, और मैं अगर दिल से बात करूं, क्योंकि फुटबॉल जो है वो बड़े दिल के लोगों का काम है, मैं अगर दिल से बात करूं तो मुझे लगता है कि लियोनेल मेसी ने इस डिबेट को इस वक्त वंस एंड फॉर ऑल जो है वो लपेट के साइड पर रख दिया है। और मेसी ने ये बताया है कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं, जो सुपरस्टार्स होते हैं, वो किस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। बीइंग अ न्यू फुटबॉल फैन, लाइक सीजनल फैन, दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए पैरेलल लेके, इनमें से बड़ा कौन है? डेब्यू किसका पहले हुआ है, ज़्यादा गेम्स किसने खेली हुई हैं, और फिर गोल की तरफ भी आए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इन कंपैरिजन्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि दिस कंपैरिजन्स आर सिक बेसिकली। और ये जो आप अगर फुटबॉल को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात जो सीखनी है वो ये है कि आपको अप्रिशिएट करना है। ठीक है। इस वक्त मेसी को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मेसी ने वर्ल्ड कप जीता, मेसी ने अपनी कंट्री को कोपा अमेरिका जितवाया, मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर हर वो चीज़ अचीव कर ली जो एक इंटरनेशनल फुटबॉलर को अचीव करनी चाहिए। और ये वो मेसी है जो एक बार फुटबॉल से रिटायर हो चुके थे, फुटबॉल से रिटायर होने के बाद वो वापस आए, और उसके बाद भी जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें वो क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए थे। उस क्वार्टर फाइनल में मुझे कमेंटेटर के जो अल्फाज थे वो आज भी याद है, जब वो कह रहे थे कि ये लियोनेल मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है, और इसके बाद जब वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलने आएंगे तो वो 35 वर्ष के हो चुके होंगे। मेसी ने कम बैक किया, और 35 वर्ष की उम्र में न सिर्फ ये कि वर्ल्ड कप जीता, बल्कि उस वर्ल्ड कप को अब डिफेंड करने के लिए भी वो दोबारा अपनी कंट्री के साथ। मैं ये समझता हूं कि इतना बड़ा टेम्परामेंट, इतना बड़ा दिल, और इस वजह से वो चैंपियन खिलाड़ी है कि उसका दिल बहुत बड़ा है। उसने अपने करियर के हाई पर टूर्नामेंट जीतने के बाद ये नहीं कहा कि मैं अर्जेंटीना के रिटायर हो जाऊंगा, उसने ये कहा कि मैं इस बैज के साथ, जो वर्ल्ड चैंपियन का बैज हमारे शर्ट के ऊपर लगा हुआ है, इसके साथ एक बार फिर मैदान में उतरूंगा और अपनी कंट्री के लिए इस टाइटल को डिफेंड करने की कोशिश करूंगा। दूसरे जानिब अगर हम रोनाल्डो की बात करें तो मैं इसके ऊपर पहले एक शो में यहाँ पर बात कर चुका हूँ कि रोनाल्डो ने पोर्चुगल के लिए जो लेगेसी क्रिएट की है, वो उनकी कंट्री की अगर हम बात करें तो उस मुल्क में उससे पहले किसी प्लेयर ने अचीव नहीं किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए जिनके वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड ये बताता था कि उन्होंने सिर्फ 3 बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, 1930 से लेकर 2002 तक। उसके बाद से वो कंट्री जो है वो रेगुलर फुटबॉल वर्ल्ड कप में आना शुरू हुई। उस कंट्री के साथ उन्होंने न सिर्फ ये कि वर्ल्ड कप में रेगुलर आए, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर पोर्चुगल को फीफा रैंकिंग में ऊपर लेकर आए। उस कंट्री के साथ उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल का वर्ल्ड कप के बाद सबसे टफ टूर्नामेंट जिसको यूरो कप कहा जाता है वो उन्होंने विन किया। हर प्लेयर की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर प्लेयर के अपने पॉजिटिव्स होते हैं, हर प्लेयर्स के अपने बैड्स होते हैं। मुझे ये लगता है कि फुटबॉल फैंस को हर के प्लेयर को जब वो कोई बड़ा काम करता है तो उसको ना सिर्फ ये कि अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उसको एंजॉय करना चाहिए। और मैं अपने आप को इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि हमने मेसी और रोनाल्डो की ये राइवलरी एक तवील अरसे तक विटनेस की है। इस हिसाब से तो स्पोर्ट और एप्रिसिएशन और सारी चीजें रोनाल्डो के साथ होनी चाहिए। रोनाल्डो बेचारा मेहनत करता हुआ आ रहा है और अभी तक वर्ल्ड कप में जीत पाया, उसके पास अब आ गया मेसी के पास, तो इस तरह तो आपकी दिली हमदर्दियां रोनाल्डो के साथ होनी चाहिए। देखें, दिली हमदर्दियां रोनाल्डो खत्म, लेकिन ये कंपैरेटिव स्पोर्ट्स है ना। कंपैरेटिव स्पोर्ट्स में आप प्लेयर को अप्रिशिएट करते हैं जब वो परफॉर्म करता है, और जब किसी एक प्लेयर से परफॉर्म ना हो पा रहा हो तो फिर जाहिर है कि उसकी अप्रिसिएशन में जरा कमी आती है। क्योंकि आप रोनाल्डो को इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि वो कोई उन्हें माउंट एवरेस्ट सर किया हुआ है, आप रोनाल्डो को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो फुटबॉल खेलते हैं। रोनाल्डो अगर आज हैट्रिक करेंगे तो हमें कल कैमरे पर बैठकर उनकी तारीफ करनी है, क्योंकि उन्हें परफॉर्म किया है। रोनाल्डो इतने तवील अरसे तक इतनी शानदार फिटनेस का उन्हें मुजाहरा किया, इतनी कंसिस्टेंसी का उन्हें मुजाहरा किया, क्लब फुटबॉल हो, इंटरनेशनल फुटबॉल हो,
हमेशा उनकी तारीफ होती है और करनी भी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनफॉर्चुनेटली अपनी परफॉर्मेंस के उस मयार के ऊपर नहीं जा रहे, लिहाजा थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म भी होनी चाहिए फैंस की जानिब से, क्योंकि फैंस जब अपने प्लेयर के साथ या अपनी टीम के साथ जो रिलेशनशिप रखते हैं उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का मार्जिन भी होता है, क्योंकि आप तनकीद भी उसके ऊपर करते हैं जैसे आपने कभी मोहब्बत की हो। तो रोनाल्डो जो है वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली वो 41 वर्ष के हो चुके हैं, और 41 वर्ष की उम्र में आम तौर पर प्लेयर जो है वो रिटायर हो जाया करते हैं, इतने तवील करियर नहीं हुआ करते। तो रोनाल्डो की अप्रिसिएशन इस बात पर यकीनन बनती है कि उन्हें अपने आप को फिट रखा, यहाँ तक उसको लेकर आए, कंटिन्यू किया, कैरी ऑन किया, 6 वर्ल्ड कप उन्हें खेले, लेकिन वो अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे और उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि रोनाल्डो को खुद भी ये सोचना चाहिए कि उन्हें अपनी टीम को ये स्पेस देनी है कि वो उनके बगैर अगर मैदान में उतर कर एक अच्छा कॉम्बिनेशन ला सकते हैं तो रोनाल्डो को अपनी टीम को ये स्पेस देनी चाहिए, जो कि ये स्पेस पिछले वर्ल्ड कप में भी और इस वर्ल्ड कप में वो अभी तक नहीं दे भी मजबूर करें कि रोनाल्डो जो है ना इसका पोर्चुगल का बाबर आजम है, ठीक है ना, जान भी नहीं दिया तो कुछ करने भी नहीं दिया। बहरहाल आज करेगा, व्यवस्था रहा शजर से, उम्मीदें बाहर रख। आज आप देखिएगा रोनाल्डो की हैट्रिक होगी अगेंस्ट उज्बेकिस्तान। अच्छा, अब इंग्लैंड और गाना का मैच है, अगर इनको ऑन पेपर देखा जाए तो इंग्लैंड डेफिनेटली तगड़ा है। जी हाँ, इंग्लैंड की टीम जो है वो बहुत तगड़ी है। इंग्लैंड ने पिछले मैच में जो इस ग्रुप की सबसे मजबूत टीम थी उनके हरीफों में क्रोएशिया, उसको भी शिकस्त दी है, और आज इंग्लैंड की टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो इंग्लैंड की टीम में जो है वो राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। क्योंकि इससे पहले जो है ये आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज ग्रुप के और एल के मैचेस कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा राउंड है मैचेस का वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद तीसरा राउंड शुरू हो जाएगा। दूसरे राउंड में कुछ टीमें ऐसी हैं जो क्वालिफाई, जिन टीमों ने 2 मैचेस जीत लिए हैं वो ज़ाहिर है क्वालिफाई कर चुके हैं राउंड ऑफ 32 में, और उसका फायदा ये होता है कि तीसरे मैच में कोच को कुछ ऑप्शंस और इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है, वो उन प्लेयर्स को भी ट्राई कर लेता है जो उनके बेंच के ऊपर बैठे होते हैं। तो इंग्लैंड की टीम यकीनन ये चाहेगी कि आज वो 3 पॉइंट हासिल करें और वो राउंड ऑफ 32 में जाएं। पिछला मैच जो उन्होंने खेला क्रोएशिया खिलाफ, उसकी परफॉर्मेंस देखकर भी इंग्लैंड टीम आज जो है वो फेवरेट नजर आती है। उनके प्लेयर्स जो है उनका कॉम्बिनेशन हमें बनता हुआ नजर आता है, और खास तौर पर जो चेंजेस की हैं पिछले मैच में उनके कोच थॉमस टुशेल ने, जो जर्मनी से जिनका ताल्लुक है, वो देखकर ये लगता है कि टैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा उनको यूँ कह लें कि अपने 11 के बारे में वो जान चुके हैं कि मेरा जो फाइनेस्ट 11 क्या है और मेरे जो उसके बाद जो बेंच स्ट्रेंथ है, मैंने बेंच से किन प्लेयर्स को लेकर आना है, तो वो क्लियर है अपने प्लान के बारे में, और इतनी क्लैरिटी के साथ जब वो मैदान में उतरेंगे तो यकीनन वो फेवरेट तो हो गई। उसके अलावा जो मैच आज खेले जाने हैं उनमें पैनामा क्रोएशिया का मैच है, इसमें क्रोएशिया की टीम फेवरेट के तौर पर जाएगी, और क्रोएशिया ये उन मैचेस में से है जिनको क्रोएशिया ज़ाहिर है वर्ल्ड कप से पहले भी मार्क कर चुकी होगी कि ये 3 पॉइंट तो हमने हासिल करने हैं। उसके बाद कोलंबिया और कॉन्गो का मैच है, कोलंबिया पिछला मैच जीत चुकी है, उसके पास 3 पॉइंट्स हैं, और कोलंबिया अगर ये मैच जीतती है तो वो भी राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई कर जाएगी। पोर्चुगल की टीम के लिए आज वाला मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उनके पास सिर्फ 1 पॉइंट है, और अगर आज वो पॉइंट लूज करते हैं, अगर आज का मैच वो ड्रॉ भी करते हैं, तो फिर तीसरा मैच उन्हें कोलंबिया के खिलाफ खेलना है, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा टफ टीम है, और अगर वहां पर कोई मिसहैप होता है तो पोर्चुगल की टीम अनफॉर्चुनेटली पहले राउंड से भी बाहर हो सकती है। तो आज का मैच पोर्चुगल के लिए डू और डाई मैच भी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डिबेट के अलावा। बिल्कुल ठीक है जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डिबेट के अलावा भी पोर्चुगल के लिए डू और डाई मैच है, हो सकता है यहीं से ही इसका सफर इख्तिताम हो जाए। लेकिन बीइंग अ रोनाल्डो फैन अगर आप कहें तो दिल यही कहता है कि ये मैच जीते और राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करे, और आगे चल के रोनाल्डो जो है, हम ये चाहते हैं कि वर्ल्ड कप एक दफ़ा लिफ्ट कर ले यार। 6 वर्ल्ड कप खेल चुका है, एक दफ़ा भी ट्रॉफी उसके हाथ नहीं आई। ऑन दी अदर हैंड मेसी ने जो अपनी मुल्क को कौम के लिए कर लिया हुआ है और वो अभी भी लगे हुए। लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट। 10 बजे मैच है, कल के शो में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।